प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को वेलकम करता हूं आज की जबरदस्त सेशन में, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी का इंतजार कर रहा हूं। आज की इस एनसीईआरटी बेस्ड जो DSSB, टेवीएस, सीटेट जैसी बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन के लिए आप सभी के लिए एनसीईआरटी जो नई वाली है और जो पुरानी वाली है उनके बेस 2025 में हमने जो मिशन रखा था कि इस बार शिक्षक बन के ही रखना है, उसके एक और सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलो आज फिर से हम देखने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी का वेलकम करता हूं, गुड इवनिंग करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे PYQs को। तो पर उसके पहले एक छोटा सा एक संदेशा आप सभी के लिए टीचिंग परीक्षा की ओर से। आपके दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिसके जिंदगी में कोई दर्द ना हो। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जिंदगी में कोई दर्द ना हो, पर वो दर्द लेकर अगर जिंदगी भर अपना दर्द बांटता फिरेगा, बोलता रहेगा कि मुझे बहुत दर्द है, रोता रहेगा, तो वो उसकी गलती है। वो किसी भी ईश्वर को, परमेश्वर को नहीं को सकता, क्योंकि अगर उसे वो दर्द मिला है तो ऑब्वियस है उसे बाहर निकालने के लिए उसके पास रास्ता भी था, वो था मेहनत करना। वो अगर मेहनत करके उस दर्द से खुद को नहीं राहत दे रहा है तो ऑब्वियस है उसमें उसकी गलती है, किसी और की कोई भी गलती नहीं है। तो दुनिया में अगर किसी भी इंसान के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए केवल और केवल एक ही इंसान जिम्मेदार रहता है, और वो हो आप। अगर आप खुद को उस हालात में रखते हो तो ठीक है। तो ये बात मेरी हमेशा ध्यान में रखेगा, चाहे कितना भी दर्द रहे भाई साहब, कभी रोना नहीं है, कभी थकना नहीं है। जिस तरह से मां जी ने पहाड़ को काट कर अपने दर्द को दूर किया था, उसी तरह से इस बार भी हम हर एग्जामिनेशन, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को काट कर अपनी दुनिया, अपना सपना साकार करेंगे। ठीक है, तो इसे एक मोटिवेशन के साथ, इसी एक संदेश के साथ चलो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास को, जहां पर एनवीएस पीजीटी से पूछा गया पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। निम्न स्तर का HDL एवं उच्च स्तर का LDL किस बीमारी के खतरे को बढ़ाता है? चलिए यहां पे बोला गया है, यहां पे बोला गया है कि अगर हमारे शरीर में HDL की मात्रा कम हो गई और अगर हमारे शरीर में LDL की मात्रा बढ़ गई तो उसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। एनवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। पर सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पे ये HDL क्या है और ये LDL क्या है। जिसको ये समझ में आएगा प्लीज एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, क्योंकि मैं इसे डिटेल में समझाने वाला हूं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों ने आंसर तो दे दिया है, पर एग्जैक्टली आंसर नहीं दे पा रहे। उसका आंसर रहेगा आपका कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। आगे जाकर अगर आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं तो वो बढ़ते हैं आपके इसके वजह से, आर्टरी डिसीज की वजह से। क्या होता है HDL, क्या होता है LDL, आपको इसे विस्तार में समझाता हूं, सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। देखिए क्या होता है ना, हमारे शरीर में फैट के बहुत सारे रूप होते हैं, वसा के बहुत सारे रूप होते हैं। उसमें से एक रूप होता है जिसे बोलते हैं हम कोलेस्टेरॉल। क्या बोलते हैं जी? कोलेस्टेरॉल बोलते हैं। और ये कोलेस्टेरॉल मैक्सिमम 99%, 99% लोगों को पता है कि ये कोलेस्टेरॉल हमारे शरीर के लिए घातक होता है। पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा होता है, उसी तरह से इस कोलेस्टेरॉल के भी दो रूप है, एक अच्छा और एक बुरा। जो अच्छा कोलेस्टेरॉल होता है उसे बोला जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे बोलते हैं हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। और उसी तरह से ये जो आपका LDL है इसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोला जाता है, लिपिड्स बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो ऑब्वियस है ये हमारे शरीर में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी भी हमारी जो बड़ी आर्टरीज होती है भाई साहब, वहां पे कोलेस्टेरॉल का डिपोजिशन हो जाता है उनकी अंदर की लेयर में। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, यहां से जो रक्त का बहाव होता है उसे रोक मिलता है, उसके ऊपर जो है प्रेशर बढ़ता है, और यही प्रेशर आपके हार्ट के ऊपर ट्रांसफर होता है। और भाई साहब वही बोलते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आया। अचानक से कभी हार्ट अटैक नहीं आता है। ये वो कारण है, ये वो कारण है जब आपके शरीर में LDL की मात्रा बढ़कर आपकी आर्टरीज या धमनी जो होती है उसको ब्लॉकेज पैदा करते हैं, उसके बाद आपको हार्ट अटैक आता है। पर इसी LDL को
इसी एलडीएल को कम करने का काम आपका एचडीएल करता है। देखो, जिस तरह से बोला जाता है लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह से आपके शरीर में मौजूद अगर एलडीएल को आपको कम करना है तो आपको एचडीएल खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा? एचडीएल खाना पड़ेगा, और ये आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। और ये एलडीएल और एचडीएल दोनों भी कोलेस्टेरॉल के ही एक प्रकार है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका एलडीएल एचडीएल, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आप सभी को बताया है। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये मैंने जो कोलेस्टेरॉल का नाम लिया है, मैंने ये कोलेस्टेरॉल का नाम लिया है, इसे कहां पर स्टोर किया जाता है, कहां पर इसे जमा किया जाता है? सभी लोग इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलो बताओ, सभी लोग मुझे आंसर करके बताएंगे कि ये कोलेस्टेरॉल जो होता है भाई साहब कहां पर जमा किया जाता है, जो हम एक्सटर्नली खाते हैं? तो आपका आंसर रहना चाहिए लीवर। कहां पे जमा किया जाएगा? लीवर में जमा किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए DSSB स्टेनो की ग्रेड 3 में एग्जाम पूछा गया है, 2017 का क्वेश्चन है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। Which of the following diseases is not caused by a virus? वायरस के वजह से कौन सी बीमारी नहीं होती है, ऐसा पूछा गया है। चलो DSSB का क्वेश्चन है, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। और हमें आज 500 प्लस का लाइव का टारगेट कंप्लीट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आने वाले 10 दिन में आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आने वाले 10 दिन के अंदर आपके कम से कम 200 या 300 ऐसे क्वेश्चन लेने वाला हूं जो हमारे भारत के विभिन्न सभी के सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए, वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक बात आप सभी से मैं कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूंगा, सभी लोग उसका आंसर करेंगे। पहले इसका क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। पूछा गया कि कौन सा वायरस के वजह से नहीं हुआ है, मानो कि विषाणु के वजह से नहीं हुआ है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है, इसका आंसर रहेगा आपका, सभी ने कर दिया है जी। अब देखो यहां पे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो गए, कोई बोल रहा है पोलियो, कोई बोल रहा है मिसल्स, कोई बोल रहा है रैबीज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लेप्रोसिस जो है, जिसे कोड बोलते हैं या कुष्ठ रोग बोलते हैं, ये आपके बैक्टीरिया जन्य रोग है। ये कैसा है आपका? ये बैक्टीरिया के वजह से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री इस नाम बैक्टीरिया होता है, और इसी जीवाणु के वजह से जो है लेप्रोसिस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मान कि कौन सा वायरस के वजह से नहीं होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका लेप्रोसिस। कौन सा रहेगा? लेप्रोसिस। और उसी तरह से जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया है, यहां पर कितने बच्चे मौजूद है, कितने बच्चे मौजूद है जिन्होंने आरआरबी का फॉर्म भरा है, जिन्होंने एसएससी का फॉर्म भरा है, जिन्होंने अभी अभी जो भर्ती निकलने वाली है भाई साहब बिहार में, उन सभी एग्जामिनेशन का अगर फॉर्म भरा है तो एक बार प्लीज कमेंट कर देंगे। अगर आपने आरआरबी का फॉर्म भरा है, अगर आगे जाकर एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले हो, और उसी तरह से बीपीएससी के अलावा और किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आने वाले 10 दिनों में, आने वाले 10 दिनों में वो सभी के सभी पीवाईक्यू में आपके सभी के लेने वाला हूं। अगर आप तैयार हो तो आज के सेशन को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर लो, क्योंकि कल से हम एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से पढ़ने वाले, ये बात सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी? क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने दे दिया है, लेप्रोसिस। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ऐसा कौन सा डिसीज है जो जूनोटिक डिसीज है, कौन सा डिसीज है? जूनोटिक, माने कि एक प्राणीजन्य बीमारी है। कैसी है जी? प्राणीजन्य बीमारी है, माने कि एक प्राणी से, माने कि एक जानवर से दूसरे जानवर में जानने वाली जो बीमारी होती है उसे हम जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। तो जो ऑप्शंस आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, वो सभी उस ऑप्शन को खंगालेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन सा ऐसा डिसीज है जो प्राणीजन्य है, माने कि जानवरों से इंसान में आता है। तो इसका आंसर क्या करोगे? इसका आंसर रहेगा आपका रैबीज। क्या रहेगा? रैबीज। और ये रैबीज, मिसल्स और ये पोलियो तीनों भी विषाणुजन्य रोग होते हैं। रोब्डो वायरस, रैबीज जो होता है इसका एक वायरस नाम है, इसका बोलते हैं रोब्डो वायरस। रोब्डो वायरस नाम का एक विषाणु होता है जिसके वजह से ये रैबीज होता है। अगर रैबीज की मैं बात करता हूं तो रैबीज में अक्सर जो इंसान होते हैं उनमें एक कॉमन सिम्टम पाया जाता है, उनका एक लक्षण पाया जाता है। उस लक्षण के बारे में कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर किसी को रैबीज हो गया है, मान लीजिए आप अंधेरे में जा रहे हो भाई साहब, 14 फरवरी का टाइम था, है ना?
14 फरवरी का टाइम था और आप अंधेरे में जा रहे हो अपने गर्लफ्रेंड को भाई साहब विश करने के लिए कि ठीक है यू आर माय वैलेंटाइन बोलने जा रहे हो, और भाई साहब बाजू वाले का कुत्ता इतने जोर से भागा आपके पीछे कि भाई साहब आपका पिछवाड़ा ही खा डाला। ठीक है, एक बात मुझे बताइए, अगर उस कुत्ते ने आपको काट दिया, अगर मान लो उस मजनू को, उस बंटी को भाई साहब हो गया रैबीज, तो एक बात मुझे बताइए, ये रैबीज होने के बाद बंटी की क्या हालत हो जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि कुछ एक महीने के बाद, 2 या 3 महीने बाद, अगर उसने वैक्सीनेशन नहीं ली, वो इंजेक्शन नहीं ली भाई साहब, तो वो बंटी को हो जाएगा एक बीमारी, कौन सी? उसे पानी से डर लगने लगेगा, उसे पानी से डर लगने लगेगा, और उसी डर को हम क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। ये फोबिया इस लेवल तक बढ़ जाता है कि मानो अगर उसके सामने उसके प्यास भी लगी होगी ना, तो वो पानी को डर कर जो है पानी भी नहीं पिएगा। इतना ज्यादा डर बढ़ जाता है अगर टाइम पर हमने रैबीज का जो है वो इंतजाम नहीं किया तो। क्लियर हो गया? यहाँ पे याद रहेगा सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए DSSB स्टेनो के एग्जाम में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी जल्दी से आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट अ कॉग्नाइटल डिसीज? कॉग्नाइटल डिसीज का मतलब क्या होता है? बीमारी जन्मजात नहीं होती है। चलिए जी, आंसर करेंगे सभी लोग, लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे। आज हमारा टारगेट रहेगा 500 प्लस लाइव का। ठीक है, मुझे पता है आप लोग इसके लिए जरूर प्रयत्न करोगे, मेरा साथ जरूर दोगे। ठीक है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जन्मजात नहीं होता है, तो ये कौन सा रहेगा जी? बताओ। हिमोफीलिया, पोलियो, कलर ब्लाइंडनेस या मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम? क्या रहेगा आंसर? सभी लोग बोल रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जीन्स के बदलाव के वजह से ये बीमारियां होती है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जीन्स के बदलाव के कारण हो रही है, ये आपको समझ में आ गया जी। बीपीएससी के लिए भी आप क्लास दे सकते हो। तो एक बात मुझे बताइए, जीन्स के बदलाव के वजह से अगर ये बीमारियां हो रही है, तो इनको हम कॉग्निटिव डिसीज बोलेंगे। यहाँ पे नॉट पूछा गया है। यहाँ पे नॉट पूछा गया है। देखिए, डाउन सिंड्रोम ये जो है भाई साहब आपके जीन्स के बदलाव के कारण होता है, हमने पढ़े हैं। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको मैंने बताया था। कितने लोगों को पता है कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है? चलो एक एक ऑप्शन खंगालते हैं। डाउन सिंड्रोम ये क्रोमोसोम के वेरिएशन के वजह से होता है, आप सभी को पता है। मंद बुद्धि बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है, वो नहीं खा पाते, पी पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे तो हमने पढ़े कि ये जेनेटिक डिसीज होता है, और वो जनरली जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें बदलाव आने की वजह से होता है, और जनरली हमने ये पढ़े थे कि वो मेल में पाया जाता है, पुरुषों में देखता है। हीमोफीलिया ये भी क्रोमोसोम के बदलाव से होता है। एक बात मुझे बताइए, ये पोलियो, क्या अगर आपके घर में किसी को पोलियो है तो भाई साहब उससे पैदा होने वाले बच्चे सभी पोलियो ग्रसित रहेंगे क्या? सभी पोलियो ग्रसित रहेंगे? नहीं रहेंगे ना भाई साहब। तो पोलियो जो होता है भाई साहब ये वायरस के वजह से होता है, ना बल्कि किसी जीन्स के बदलाव के वजह से होता है। तो यहाँ पे जन्मजात नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए सभी लोग एक साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर क्या रहना चाहिए। आंसर रहेगा आपका पोलियो। क्या रहेगा? पोलियो रहेगा जी। पोलियो का वायरस होता है, पोलियो को वायरस होता है। और सभी लोग ये भी याद रखेंगे कि पोलियो की वैक्सीन का नाम क्या है। यहाँ पे हमारे पास 2 वैक्सीन होती है, एक होती है साल्क नाम की एक वैक्सीन होती है, और एक होती है आपकी सैबिन नाम की वैक्सीन होती है। ये आपको ध्यान रखना है। साल्क और वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन जो है ये पोलियो की वैक्सीन होती है। आपने एक एड पढ़ी होगी जो भारत में जनरली चलती है, अभी तो फिलहाल कम हो गए, पर उस टाइम पे जब हम बचपन में जेटपी में पढ़ते थे भाई साहब, तो उस टाइम पे हर महीने में एक बार जो है संडे को पोलियो वैक्सीनेशन रहता था। वहां पे 2 बूंद जिंदगी के लिखे होते थे। कितने लोगों ने ये सुना है 2 बूंद जिंदगी के? अगर आपने सुना है तो ऑब्वियसली वो आपने ड्रॉप के फॉर्म में जो है वो वैक्सीन ली होगी। समझ में आ गया है? और अभी ये हो रहा है, हाँ अभी ये हो रहा है कि अभी जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है भाई साहब उसको पहले हफ्ते के अंदर ही ट्रिपल वैक्सीन लगाई जाती है, जिसमें पोलियो भी शामिल होता है।
मान कि वैक्सीन दो प्रकार से दी जाती है, एक ड्रॉप के फॉर्म में दी जाती है और एक दी जाती है आपके इंजेक्शन के फॉर्म में। तो ये दोनों भी आपके पोलियो की है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें मैं आपको फिर से एक बार शेयर करना चाहूंगा और सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिखेंगे। देखियो, अभी तक हमने दो क्वेश्चन पढ़े हैं। एक पढ़ा है हमने ये वाला एलडीएल और एचडीएल वाला पढ़ा है, और एक पढ़ा है हमने पोलियो के बारे में। ठीक है, तो एक बात मुझे बताएंगे, अगर मैं पूछता हूं आपको फैट के बारे में, अगर मैं पूछता हूं आपको फैट के बारे में, तो फैट हमारे शरीर में कहां पर जमा किया जाता है, कहां पर जमा किया जाता है? ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल वर्सेटाइल रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सबने पढ़े हैं कि हमारे ब्लड में फ्लो होने वाला जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर। हमारे शरीर में वसा पर, कहां पर हमारे शरीर में वसा माने कि फैट होता है, कहां पर जमा किया जाता है? तो ग्लूकोज जो होता है वो एक्चुअली कई प्रकार से उसको इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अग्नाशय में बनने वाला एक इंसुलिन नाम का जो एक हार्मोन रहेगा, इंसुलिन, ये इंसुलिन क्या करेगा पता है? ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये सीधा भेजेगा किसके पास? ये भेजेगा आपके लीवर के पास। ये हो गया आपका लीवर। ठीक है, ये मान लीजिए आपका लीवर है, तो लीवर में इसे स्टोर करेगा। कौन से रूप में स्टोर करेगा? वो स्टोर किया जाता है आपके ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और उसी तरह से ये अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, ये कोशिकाओं को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, कोशिका इसे यूज कर लेती है, और उसी तरह से जो और बचा है वो भेजा जाता है आपके एडिपोस टिश्यू के पास। किसके पास? एडिपोस टिश्यू के पास होती है, जिसे हम फैट सेल भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फैट सेल बोलते हैं। और इन्हीं में ही वसा का संग्रहण किया जाता है। अपने पेट को हाथ लगाओ, अगर आपके पेट में भाई साहब तोंद निकल रही है तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में एडिपोस टिश्यू की संख्या बढ़ रही है। और यह एडिपोस टिश्यू का काम एक ही होता है कि जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसे भाई साहब वसा के रूप में संग्रहित करे। और संग्रहित करने का काम कौन कर रहा है? ये इंसुलिन कर रहा है। तोंद निकल रही है, बैठे बैठे निकल जाता है। ठीक है, कोई नहीं, पढ़ाई कर रहे हो निकल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद शिक्षक बन जाओगे तो और ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है, भरते फूटते परिवार से दिखना चाहिए ना शिक्षक, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन ऐसा क्यों हो गया? चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नजर आ रहा है सभी को, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। चलो बताओ, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिन्होंने चेचक के विरुद्ध मनुष्य के प्रतिरक्षण की विधि का आविष्कार किया है, माने कि चेचक के वैक्सीनेशन का खोज निकाला था। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग, कोई भी गलत नहीं करेगा। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैंने कल हमारा क्लास नहीं होता, परसों के दिन मैंने इसे कवर किया था। और आप सभी को पता है कि चेचक को खोज निकालने वाले वैज्ञानिक कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा जी? ये तो लीक हो गया क्वेश्चन। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? चलो बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। अगर कोई भी साबुन का बुलबुला गोलाकार आकार का धारणा करती है तो भाई साहब उस टाइम पे उसका शेप कौन सा रहेगा, उसका आकार कौन सा रहेगा, किसके वजह से ये आकार करती है? तो भाई साहब इसका आंसर रहेगा आपका सरफेस टेंशन माने कि पृष्ठ तनाव। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको जो इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब कभी भी किसी भी चीज के ऊपर सरफेस टेंशन माने कि पृष्ठ तनाव एक्ट होता है तो उस टाइम पे वो कम से कम सरफेस एरिया जो होता है भाई साहब उसे करने की कोशिश करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और वो सबसे कम वाला सरफेस एरिया वाला अगर कोई शेप होगा तो वो होता है आपका ये स्पीयर। कौन सा होता है? स्पीयर माने कि गोला। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ पे?
तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है आपका सरफेस टेंशन के वजह से होता है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। और उसी तरह से अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आपको, ठीक है, सरफेस टेंशन के बहुत सारे एग्जांपल है एक्चुअली, वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आपने कभी जो किसी कीट को या किसी इंसेक्ट को पानी के ऊपर बैठे हुए या उसके ऊपर चलते हुए देखा होगा, तो ये ऑब्वियसली किसकी वजह से हो रहा है जी, ये किसकी वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन के वजह से। आपने कभी ये भी ट्राई किया होगा कि किसी पानी से भरे हुए कप में आपने किसी सिक्के को या किसी पिन को रखा हो, पर हमने क्या पढ़े हैं कि जिसकी डेंसिटी अगर ज्यादा होती है, मान लीजिए घनत्व अगर ज्यादा है, तो ज्यादा घनत्व वाली चीजें जो है भाई साहब वो पानी में डूब जाती है। क्या हो जाती है, डूब जाती है। पर एक बात मुझे बताइए, इस पानी के सतह के ऊपर जो मैंने पिन रखी है जो कि लोहे से बनी है, क्या लोहे का घनत्व पानी से ज्यादा नहीं है? बिल्कुल ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। पर ज्यादा होने के बावजूद भी ये पिन पानी के सतह के ऊपर तैर रही है, किसके कारण? किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। क्लियर है यहां पे? क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केवीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जी। चलो बताइए जी, इसका आंसर क्या रहेगा? किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, कितनी होती है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग जल्दी से एक एक करके आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। केवीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है? मास नंबर होता है, यहाँ पे माइनस लिखा गया है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद सिर्फ परमाणु संख्या होती है क्या, या मास नंबर होता है क्या, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो सभी लोग जो है जल्दी जल्दी जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग बोल रहे हैं बी, कोई बोल रहा है इलेक्ट्रॉन। एक बात मुझे बताइए, ये मास नंबर माने कि माइनस एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोई बता सकता है? देखो सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है, सभी लोग एक एग्जांपल के ऊपर ध्यान देंगे। मास नंबर, ठीक है, जिसे हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। ये डिफाइन करता है हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को। किसे डिफाइन करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को डिफाइन करता है। और उसी तरह से अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूं, तो ये एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है जी? ये एटॉमिक नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। ये परमाणु संख्या किसे डिफाइन करती है? ये डिफाइन करते हैं आपकी प्रोटॉन की संख्या को। अगर मैं एक काम करूं, इस मास नंबर से अगर ये परमाणु संख्या अगर माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ, P प्लस एन से, ठीक है, अगर मैंने P माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा? P प्लस एन माइनस P कैंसल, ये मिल गया मुझे, N मिल गया। और ये N माने क्या है जी? ये है आपकी न्यूट्रॉन की संख्या। ये क्या है? आपकी न्यूट्रॉन की संख्या है। तो अब बताओ आपका आंसर क्या आना चाहिए था? आपका आंसर आना चाहिए था भाई साहब ऑप्शन नंबर ए। क्या आना चाहिए था? ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग जी, बिल्कुल सिंह जी, मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर जो है समय पर परिवर्तित कर दिया, कि भाई साहब एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर पाओगे ना। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, यहाँ पे सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी। क्या मिलेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या मिलती है, यह आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, वो है आपके समस्थानिक के बारे में। किसके बारे में? समस्थानिक के बारे में पूछा जाता है। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो जिसके बार बार पूछा जाता है, वो है आपका हाइड्रोजन। किसका है जी? हाइड्रोजन। चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से है। पहला कौन सा था जी? पहला था आपका प्रोटियम था। कौन सा था? प्रोटियम। दूसरा कौन सा था? वो था आपका ड्यूटेरियम था। कौन सा था? ड्यूटेरियम। और तीसरा कौन सा है जी? वो है आपका ट्रिटियम था। कौन सा था?
ट्रिटियम था। सभी को याद आ गया है? सभी को याद आ गया? तो चलो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएंगे कि ये प्रोटियम जो है, जिसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन बोलते हैं, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे। चलिए जी, सभी लोग एक साथ आंसर करके मुझे बताएंगे कि इस प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी शून्य होती है, 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। वही अगर मैं ड्यूटेरियम की अगर मैं बात करूं, ड्यूटेरियम से इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो वो होता है आपका 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और वही अगर ट्रिटियम की अगर मैं बात करता तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है आपकी 2। कितनी रहेगी? 2 रहेगी। कितने लोगों को यह समझ में आ गया है? ये क्लियर हो गया है? हिंदी मीडियम में करा भी हिंदी में लिख दू। अभी इसको प्रोटियम बोलते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं। ड्यूटेरियम भी हिंदी में ही बोलते हैं। ट्रिटियम भी हिंदी में ही बोला जाता है जी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 2। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्लियर है जी? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, उसका आंसर सभी लोग को पता है। ठीक है, सभी को पता है। इसका आंसर कर देखो सभी लोग। पूछा गया है रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? यहां पे पूछा गया है जी। ये भी क्वेश्चन जो है आपके DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। ये रहा DSSB ग्रेड 4 एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? जॉन्डिस जो होता है, पीलिया जो होता है भाई साहब, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड माने कि दूषित भोजन से फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस ये कंटामिनेटेड वाटर माने कि दूषित जल से फैलता है। और डेंगू जो है वो कंटामिनेटेड वाटर माने कि दूषित जल से फैलता है। तो कौन सा जो है आपका सही करेक्टली मैच हो रहा है, वो पूछा गया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो सभी लोग। रोग फैलने और उसके तरीके कौन सा जोड़ सही सुमेलित हो रहा है? बहुत सही, बहुत सही। तो टाइफाइड जो फैलता है वो कंटामिनेटेड फूड से फैलता है, ऐसे बोल रहे हो। और जॉन्डिस जो फैलता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं फैलता, ऐसे बोल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों ने जो है ईमानदारी से बोलो, ऑप्शन नंबर बी ईमानदारी से बताया है? जितने भी लोगों ने बताया है ना टाइफाइड, टाइफाइड के बारे में अक्सर यही हमने पढ़े। कंटामिनेटेड फूड तो ये सेकेंडरी है, पर टाइफाइड जो होता है वो जनरली दूषित जल से फैलता है, दूषित जल से फैलता है। और वही जॉन्डिस जो यहां पर लिखा गया है भाई साहब, जॉन्डिस माने की पीलिया, हिपेटाइटिस भी बोलेंगे उसे। उसे क्या बोलेंगे? हिपेटाइटिस भी बोलेंगे। तो एक बताओ, हिपेटाइटिस कैसे फैलता है? पीलिया कैसे फैलता है? यह भी पानी से फैलता है, यह भी पानी से भी फैलता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है। अगर मैं बात करता हूं हिपेटाइटिस बी की, हिपेटाइटिस बी नाम का जो वायरस होता है जिसकी वजह से पीलिया होता है, यह हिपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है, रक्तदान से भी फैलता है। आपको ध्यान में रखना है। कंटामिनेटेड फूड से टाइफाइड फैलता है, पर उसका सबसे बड़ा अगर कोई स्रोत होगा तो वो दूषित जल होता है। कौन सा होता है? दूषित जल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं मोस्ट करेक्टली मैच कर पा रहा हूं तो वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जॉन्डिस रहेगा। आपने कितने लोगों ने अमिताभ बच्चन जी के साथ हुआ एक हादसा सुना होगा, कुली नाम का? कितने लोगों ने सुना है? कुली नाम का मूवी सभी ने देखा होगा। ठीक है, कुली नाम का मूवी सभी लोगों ने देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी का। वो बड़ा ही फेमस मूवी था। और उसके दौरान जो है उनके साथ एक हादसा हो गया था जहां पे उनका लीवर डैमेज हो गया था। सुना है? सभी ने सुना है, मैक्सिमम लोगों ने सुना है। अपने मम्मी पापा को पूछो या दादाजी दादी अगर घर पे होंगे तो उनको पूछो, वो जरूर बताएंगे इसके बारे में। आपको एक बात बता दूं, उसकी कहानी कैसे है अगर आपको पता नहीं है तो अमिताभ बच्चन जी जो है वो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है। उनको हेपेटाइटिस बी हुआ है। पता है क्यों हुआ है? क्योंकि उनका जब लीवर जो है डैमेज हो गया था, उनके बाद उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। और जिस इंसान का लीवर उनको ट्रांसप्लांट किया गया था उसको एक्चुअली हेपेटाइटिस बी था। क्या था? हेपेटाइटिस बी था। वो
उस टाइम पे जो टेस्टिंग अवेलेबल थी उसके दौरान वो हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट नहीं हुआ था, पर कुछ सालों बाद उनको पता चला कि जिस इंसान ने उनको खून दिया था, वो लीवर दिया था, एक्चुअली उनके खून में ही हेपेटाइटिस बी के जो है वायरस थे, और इसी के वजह से उनको भी अभी हेपेटाइटिस बी है। कहानी पता है आपको? तो इस कहानी से इस क्वेश्चन को आप आंसर से आसानी से ध्यान रख सकते हो। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और हेपेटाइटिस की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि हेपेटाइटिस जो होता है भाई साहब, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? जॉन्डिस, या जिसे बोलते हैं हम पीलिया। ये पीलिया नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, आदमी जो है भाई साहब पीला पीला हो जाता है, या इतना पीला हो जाता है कि आपकी आंखें भी पीली हो जाती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि अगर मैं जॉन्डिस की बात करता हूं तो जॉन्डिस ये डिसीज किसके वजह से होती है? पहले आंसर आ गया आपका, ये विषाणु जन्य रोग है, और ये विषाणु हमारे कौन से ऑर्गन या कौन से अंग के ऊपर अटैक करता है? तो उसका आंसर रहेगा आपका लीवर रहेगा। क्या रहेगा जी? लीवर रहेगा। यहां तक क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और ये भाई साहब क्वेश्चन तो आपको लगभग याद हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से टाइफाइड की बात करूंगा तो ये जनरली जो है आपको देखो दूषित पानी के वजह से जनरली फैलता है। किसकी वजह से? दूषित पानी जो होता है उसके वजह से फैलता है, ठीक है। टाइफी नाम का बैक्टीरिया है, और ये टाइफाइड जो है ये जीवाणुजन्य रोग होता है। कैसे होता है? जीवाणुजन्य रोग होता है, ये बैक्टीरिया के वजह से होता है, और ये जनरली दूषित पानी से फैलेगा। ये आपकी जो छोटी आंत होती है, जो आपकी छोटी आंत होती है उसके ऊपर जो है अल्सर आएंगे, और उसके वजह से आपका हाजमा खराब हो जाएगा, आपको कंटिन्यूस उल्टियां होगी, आपका पेट खराब रहेगा, और बार बार जाना पड़ सकता है। ये सभी लक्षण जो है आपकी टाइफाइड की होती है। किसकी होती है? टाइफाइड की होती है। बहुत बढ़िया संकृति जी, आपने बताया साल्मोनेला टाइफी उस जीवाणु का नाम है। बहुत बढ़िया। चलो, और डेंगू की बात क्या करूं? डेंगू तो आप सभी को बताया, सभी लोग मुझे कॉमन बात में सभी साथ एक साथ लिखकर बताएंगे कि डेंगू के वजह से हमारे ब्लड का कौन सा कंटेंट कम होता है? कौन सा कम होता है? वो होता है आपकी प्लेटलेट्स कम होती है। क्यों? क्या कम होती है? प्लेटलेट्स कम होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। और डेंगू कौन सा फीवर है? डेंगू कौन सी बीमारी किसके वजह से होती है जी? ये भाई साहब एक प्रकार की वेक्टर जनित रोग है जो मच्छर के वजह से फैलता है, और इस मच्छर का नाम है भाई साहब एडिस मच्छर। इस मच्छर का नाम क्या है? एडिस मच्छर। और डेंगू एक प्रकार का विषाणु जन्य रोग होता है। कैसे होता है? विषाणु जन्य रोग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DSSB फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। चलो बताओ। द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज जॉन्डिस इज, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा जी? फास्ट। बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं सभी लोग। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फॉर यू, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हुआ है सिवाय वो वाले, ठीक है। तो उसमें अक्सर कंफ्यूजन होना जायज है। तो हमने 500 बच्चों का टारगेट रखा है, सभी लोग मेरी मदद करेंगे, धड़ाधड़ लाइक करेंगे, कमेंट करते रहेंगे, और सेशन को मैक्सिमम शेयर भी कर लेंगे, ठीक है। कल से मैंने आपको वादा किया है कि एक नए ढंग से, एक नए तरीके से सेशन लगाएंगे और नए तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी बच्चों को बता दो जो आपके कलीग्स है और दोस्त लोग है, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर रहेगा आपका, रहेगा जॉन्डिस। अब देखो एक्चुअली क्वेश्चन जो है आप अगर देख पा रहे हो, ठीक है, इंग्लिश में अलग है और हिंदी में अलग नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है रोगों का लक्षण है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका लीवर। ये क्या आएगा? लीवर। और उसी तरह से सिम्टम्स ऑफ डिसीज, माने कि जॉन्डिस के कॉमन लक्षण कौन से होते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? जॉन्डिस से रहेगा वीकनेस रहेगा, इनडाइजेशन रहेगा, ओमिटिंग रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई ऐड करता हूं भाई साहब, मोर देन वन ऑफ अबाउ। इसका क्या रहेगा? मोर देन वन ऑफ अबाउ। आपको वीकनेस फील होगी, इनडाइजेशन होगा और वोमिटिंग भी होगी। ये तीनों के तीनों लक्षण जो है आपके जॉन्डिस के रहेंगे। क्या रहेंगे? जॉन्डिस के रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ, और ये रहा आपका लीवर। लीवर को ही क्या बोला जाता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, बराबर है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, और उसी तरह से लीवर बहुत सारे काम करते हैं। उसमें से एक कार्य मैं आपको बता चाहूंगा, यहाँ पे जो आपको हरी हरी एक ग्रंथि नजर आ रही है, इस ग्रंथि का नाम क्या जी? इसे बोलते हैं पित्त की थैली। इसे हम क्या बोलते हैं?
पित्त की थैली के नाम से इसे जानते हैं। और ये पित्त की थैली में क्या जमा किया जाता है? इसमें जमा किया जाता है ये हरा हरा पदार्थ, इसका नाम क्या जी? इसे बोलते हैं हम पित्तरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्तरस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर जूस बोलते हैं। बराबर है। और इसमें आप देख पा रहे हो कि ये पित्तरस बनाने वाला लीवर होता है। ये पित्तरस कौन बनाएगा? ये बनाएगा लीवर। और ये लीवर जो होता है भाई साहब, इस थैली में उसे जमा करेगा। हमने ये भी अभी अभी आपको बताया था कि कोलेस्टेरॉल कहां पर जमा किया जाता है। आप सभी ने बोला था कि सर कोलेस्टेरॉल लीवर में जमा किया जाता है। और ये कोलेस्टेरॉल जो होते हैं भाई साहब, वो कुछ अमाउंट में आपके पित्त की थैली में भी जमा किए जाते हैं। पर यू होता है कि जब ये कोलेस्टेरॉल की डेंसिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, उसका घनत्व जब ज्यादा बढ़ जाता है, उसका कंटिन्यूअसली उसमें सैचुरेशन होने लगता है, तो ये कोलेस्टेरॉल जो है कुछ मिनरल के साथ कंबाइन होकर पथरी का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं? पथरी का रूप ले लेते हैं। और इसी ही बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर के स्टोन हो गए, या इसे बोलते हैं हम पित्त की थैली के पथरी बोलते हैं। क्लियर है? क्या आपके परिवार में किसी को यह प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अगर है तो डॉक्टर एक ही इलाज बताता है कि अगर आपको पित्त की थैली में पथरी हो गए तो इसे निकाल कर ही फेंक देते हैं भाई साहब। पित्त की थैली को ही निकाल देते हैं। पर आप सभी को पता है कि ये जो पित्त रस होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है, बहुत ही ज्यादा काम का है। मैं अगर पित्त की रस की बात करता हूं तो ये पित्त का रस जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? उसे हम जी बिल्कुल गॉल ब्लैडर जूस बोलते हैं। ये जो जूस होता है, ये एक्चुअली आपके फैट के डाइजेशन में मदद करेगा, फैट के पाचन में मदद करता है। और उसी तरह से ये अल्कलाइन होता है। कैसे होता है? अल्कलाइन होता है, माने कि एक क्षारीय नेचर का होता है। कैसे होता है? क्षारीय होता है। और उसी के वजह से हमारे पेट के बाद जब वो छोटी आंत में हमारा पूरा का पूरा गैस्ट्रिक जूस आता है, तो उसे अल्कलाइन करने का काम कौन करता है? ये आपका पित्त रस करेगा। अगर आपने पित्त की थैली निकाल ली तो समझ लीजिएगा कि आगे जाकर आपको एसिडिटी के बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। क्लियर है जी यहाँ पे? बहुत बढ़िया, क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इसका भी सभी लोग आंसर करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये केवीएस में पूछा गया है। और भाई साहब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके यूपी टेट में भी आया हुआ है। और इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत ओजोन पर से संबंधित है जो वायुमंडल के पैराबैंगनी माने कि यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होती है। चलो जी सभी लोग इसका आंसर करेंगे। आप सभी को पता है कि यूवी किरणें जो होती है उनको अवशोषित करने वाला उस घटक का नाम क्या है जी? उस घटक का नाम क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी लोग। उस घटक का नाम क्या है जी? उसका नाम है आपका O3। O3 माने होता है आपका ओजोन। O3 माने होता है आपका ओजोन। ये ओजोन हमारी कौन सी लेयर में पाया जाता है जी? ये पाया जाता है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? समताप मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। और ये समताप मंडल में पाया जाने वाला ओजोन लेयर लगभग 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। और जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं हमारी धरती से, सॉरी सूरज से, उनको एब्जॉर्ब कर हमारे पृथ्वी के ऊपर जो जीवन सृष्टि है उनको बचाने का काम करता है। क्योंकि अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर गिर गए तो भाई साहब सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी होने के चांसेस बनते हैं। चलो बताओ सभी लोग इसका आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट सभी लोग आंसर कर देंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। बहुत बढ़िया। इसके वजह से हो जाता है स्किन कैंसर। क्या कौन सा हो जाता है? स्किन कैंसर होता है। और जो जो बहुत ही घातक है, जो कि बहुत ही घातक है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? समताप मंडल आपका सही उत्तर रहेगा। ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर हमारे धरती पर
मौजूद सबसे निचली परत है, वातावरण की निचली परत है, जिसका घनत्व जो है सर्वाधिक है, डेंसिटी कह लीजिए सर्वाधिक है। और उसी तरह से जब प्राकृतिक घटनाएं होती है, बिजली पानी बेजुली, वो गाना आपने सुना होगा भाई साहब, जो बिजली पानी बरसात तूफान आंधी जितने भी घटनाएं होती है वो सभी के सभी आपकी ट्रोपोस्फियर में होगी। मेसोस्फियर ये थर्मोस्फियर का ही एक, थर्मोस्फियर के नीचे आता है, बराबर है। तो मेसोस्फियर का भी काम होता है, स्ट्रेटोस्फियर की भी बहुत सारे काम होता है। हमारा जो एरोप्लेन होता है, जो भाई साहब हवाई जहाज होता है, जो हवाई जहाज होता है वो कौन सी परत से उड़ता है, वो आपकी स्ट्रेटोस्फियर से ही उड़ता है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बहुत बढ़िया जी। अथर जी ने बहुत बड़ा एक एग्जांपल दिया कि जो मध्य मंडल होता है, जो मेसोस्फियर होता है, ये सबसे ठंडा होता है, ये सबसे ठंडी परत है। कोई बता सकता है इसका तापमान कितना होता है? लगभग -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना होता है? -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। चलो, ओजोन लेयर डिप्रेशन के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी गैस होती है? तो वो पूछा अगर जाता है तो उसका आंसर रहेगा आपकी क्लोरीन गैस। कौन सी गैस होती है? क्लोरीन गैस जो है सबसे हानिकारक होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और उसी तरह से अगर इसके बारे में पूछा जाता है, ये क्लोरीन गैस हमारे अगर पेरियोडिक टेबल में देखते हम, पेरियोडिक टेबल में अगर इसे हम देखेंगे तो पेरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में ये आपको मिलेगा? उस ग्रुप का नाम क्या है जी? उसे बोला जाता है आपका हैलोजन ग्रुप, उसे बोलेंगे हम हैलोजन ग्रुप। और अगर आपको ग्रुप नंबर पूछा जाता है तो ग्रुप नंबर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ग्रुप नंबर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। बहुत बढ़िया, वो रहेगा आपका 17 नंबर का ग्रुप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका भी आंसर कर देंगे। अभी इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है? आप जस्ट कुछ समय पहले मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझा था, ठीक है? क्लोरीन है केवल सर, प्लीज कंपल जी। नहीं, देखिए जनरली हम जो वातानुकूलित जो गैसेस और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें से निकलने वाले सबसे हानिकारक गैस जो होती है वो क्लोरीन होती है। पर अगर हैलोजन ग्रुप की बात करूंगा तो हमारे ओजोन के लिए सबसे घातक गैस, अगर आपको पूरे आवर्त सारणी में अगर पूछा जाता है तो सबसे घातक गैस होती है आपकी फ्लोरीन होती है। कौन सी होती है? फ्लोरीन होती है, जो क्लोरीन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। चलिए, एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक वेट W। चलो आपको परमाणु भार दिया है W, परमाणु संख्या दिया आपको N, इससे परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की संख्या निकालनी है। तो चलो बताओ इसको कैसे निकालोगे? कोई भी गलत नहीं करेगा। परमाणु वेट दिया है, परमाणु भार दिया है और परमाणु संख्या दी है, एटॉमिक नंबर दिया है। तो इसके बदले आप नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालोगे? क्या बात है, मैक्सिमम लोग बोल रहे सर डी। बहुत बढ़िया। कुछ बोल रहे हैं बी, कुछ बोल रहे हैं बी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया है एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया है एक बार हाथ ऊपर कर देंगे सभी लोग। चलो बताओ किन किन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया है? अभी आपकी धुलाई करने वाला हो। चलो बताओ किन किन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया है? बहुत बढ़िया। चलो सभी लोग तैयार हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब यही आपका सही उत्तर है, यही आपका सही उत्तर है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद को शाबाशी दो, शाबाश पट्टे। ठीक है, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, क्योंकि मैंने आप सभी को घुमाने के लिए यहां पे प्रोटॉन्स लिख दिया भाई साहब। क्या लिख दिया? प्रोटॉन लिख दिया। और अगर मैं आपको पूछूं प्रोटॉन की जगह पे मान लीजिए आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन अगर होता, क्या होता? न्यूट्रॉन अगर होता, तो बताओ सभी लोग अभी आंसर करेंगे। आज बिल्कुल कंफ्यूज करना मेरा काम ही है, क्योंकि जितना ज्यादा कंफ्यूज हो गए आप उतनी ज्यादा आप दिमाग दौड़ाओगे, और जितना ज्यादा दिमाग दौड़ेगा उतना ज्यादा दिमाग का विकास होगा। और दिमाग अगर विकास होगा तो आपका विकास होगा, बिहार का विकास होगा, हमारे भारत का विकास होगा। तो आपके दिमाग दौड़ाने पे या आपका कंफ्यूजन होने में ही भारत का विकास हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बताओ अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या पूछता तो आपका आंसर क्या रहता? W-N रहता। क्लियर है जी? क्लियर है? हाँ मुझे पता है कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है प्रोटॉन को न्यूट्रॉन समझ लिए होंगे। चले, चलो कोई नहीं, चलो आंसर करेंगे सभी लोग।
ये सभी को पता है, कार्बन 12, और इसी का एक आइसोटोप, ठीक है, ये कार्बन 12 हमारा जनरल कार्बन है। अगर मैं इसे किसी समस्थानिक की बात करता हूं तो इसका सबसे कारगर समस्थानिक कौन सा है? वो है आपका कार्बन 14। क्या है? कार्बन 14। ये कार्बन 14 कहां पर इस्तेमाल किया जाता है जी? ये कार्बन 14 जो है, आज ही मैंने बीपीएससी में इसके बारे में डिस्कशन किया था। चलो, जो जिन जिन लोगों ने हमारा आज का 2 बजे का सेशन देखे भाई साहब, सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये कार्बन 14 इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है जी? बहुत बढ़िया, इसके लिए किया जाता है जो जीवाश्म है, जो जीवाश्म है, इनकी उम्र अगर हमें जाननी है तो उस टाइम पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस विधि को हम क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं हम कार्बन डेटिंग। उस विधि को हम क्या बोलते हैं? उस विधि को बोलते हैं हम कार्बन डेटिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? उसी तरह से ये कार्बन डेटिंग लगभग कितने साल पुरानी चीजों की उम्र जानने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसका आंसर रहेगा आपका 60,000 साल पुरानी चीजों का। पर उससे भी अगर पुरानी चाल, माने कि लाखों करोड़ों साल पहले अगर हमें जानना है उन चीजों की अगर उम्र जाननी है, जैसे कि पृथ्वी के ऊपर जो सॉइल है, जो मिट्टी है, जो पत्थरे है भाई साहब, उनकी उम्र करोड़ों साल पुरानी है। जितनी ज्यादा उम्र धरती के उतनी उम्र उनकी भी है। तो ऑब्वियसली वो जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वो जानने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? यूरेनियम डेटिंग, जिसे हम रेडियो एक्टिव डेटिंग भी बोलते हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। अब इसका भी कोई गलत नहीं करेगा, अब इसका कोई गलत नहीं करेगा। आज मैम ने ये पेड में बताया है, बहुत अच्छी बात है। चलो बताओ, अगर मैम ने ये आपको सभी को पढ़ाया है तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा। चलो बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा जी? जल्दी जल्दी। कार्बन प्रोटॉन परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी सामूहिक संख्या 12 है। ठीक है, मास नंबर आपको 12 दिया गया है और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 6 दी है। मास नंबर का मतलब समझ में आ गया, एटॉमिक वेट आपको दिया है। तो उस कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितने रहेगी? माने कि आपको जो वेट दिया है वो दिया है 12, और जो एटॉमिक नंबर आपको n दिया है वो है आपका 6, और आपको पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? सिंपल है, W माइनस हम क्या करेंगे जी? n करेंगे। माने कि एटॉमिक वेट है आपका 12, एटॉमिक नंबर है 6, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 6 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा जी? 6 जो है आपका सही उत्तर रहेगा। 6 जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए केवीएस सुपरटेट और सीटेट में पूछा गया यह क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट द आयरन? और ये यही नहीं जी, यही नहीं, इसी प्रकार का सेम प्रकार का क्वेश्चन हमने बीपीएससी में देखे हैं। अगर आपको याद आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे कि सर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हमने बीपीएससी में देखे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीपीएससी वाले और बाकी जो भी आयोग वाले होते हैं, इधर से क्वेश्चन उधर पलटी मारते रहते हैं भाई साहब। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? अगर हमें आयरन को रस से बचाना है तो ऑब्वियसली उसका उपाय क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, पेंट कर लो, गैल्वेनीकरण कर लो, या ग्रीस लगाओ। चलो एक बात मुझे बताओ, इस धूपकाले में कूलर को साफ करना और पेंटिंग का काम कौन करने वाला है? एक बार हाथ ऊपर करेगा। धूपकाला शुरू हो रहा है जी, फरवरी मंथ जो है अभी खत्म होने वाला है, मार्च महीना लग जाएगा, और मार्च महीने से भाई साहब कूलर निकालो, उसको घिसो, उसको पेंट करो, बराबर ये सभी काम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये ठलुआ लोगों का काम होता है, पर ये काम आपको अगले साल नहीं करना है। ये काम आपको अगले साल नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि भला ही इस साल आप बेरोजगार हो, चलेगा, सह लेंगे भाई साहब, ये दर्द जो होता है बेरोजगारी का सह लेंगे, पर अगली बार ये बेरोजगारी का दर्द आपको नहीं सहन करना है। इस बार इतनी मेहनत करो कि अगली बार जो है जब आप एग्जामिनेशन दोगे तो एग्जामिनेशन देने के बाद जब उस एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जब निकलोगे ना, तो मेरी बात याद करना कि इस बार मैं कूलर साफ नहीं करूंगा, मैं इस बार कूलर को पेंट नहीं करूंगा, इस बार मैं सिर्फ कूलर की हवा खाऊंगा। जो हवा खाना चाहता है वो एक बार सेशन को लाइक जरूर ठोक देगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहे बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है, ये भी आपको सबको पता है। ठीक है, और उसी तरह से गैल्वेनीकरण एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें जिंक के सॉल्यूशन में जो है आयरन को डुबाया जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का
सभी लोग जो है आंसर जल्दी से बता देंगे क्या रहेगा। पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। क्या पता नहीं, आप ही को पता है। जब आप मेहनत करोगे ना उसी टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि इस बार सच में आप कूलर साफ करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। अगर इस बार अच्छे से कूलर साफ नहीं करोगे, मतलब अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, बस अब अगले साल भी आपको कूलर ही साफ करना है, बराबर है। तो मेहनत करो, मेहनत पे भरोसा रखो, बाकी हो गया, बाकी चीजें गई भाड़ में, ठीक है। कभी नहीं सोचना है कि क्या करना है, बिल्कुल मेहनत करना है। मेहनत के अलावा हम गरीबों के पास, हम मध्यम वर्ग से जो बिलोंग करता है उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। अंबानी के लड़के नहीं है, ना ही किसी बड़े खानदान से बिलोंग करते कि भाई साहब जहां पर जो है नौकरी ना लगे तो बाप जो है भाई साहब आपको 1 करोड़ का चेक लिखकर दे देगा कि जाओ बेटा अपनी जिंदगी जी लो ना। ऐसा नहीं होने वाला है। जिसके साथ होने वाला है वो पढ़ाई नहीं करेगा तो भी चलेगा, पर अगर आपको लगता है कि आपके घर से आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है तो मेहनत करो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, ठीक है। बात हमेशा ध्यान में रखना। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे। अनावृत्ति बीज और फलों के अंदर बीज धारण करते हैं और आवृत्ति बीज नग्न बीज धारण करते हैं, ये बिल्कुल गलत है जी। चलो बताओ, यहाँ पे बोला गया है अनावृत्ति बीज। अनावृत्त का मतलब क्या, जिसके ऊपर आवृत्ति नहीं है, तो बीज फल के अंदर कैसे रहेंगे, गलत है, बराबर है। उसी तरह से आवृत्ति बीज बोला गया है, बीज के ऊपर आवृत्ति माने की आवरण है, तो वो नग्न कैसे हो सकते हैं भाई साहब, नेकेड कैसे हो सकते हैं, ये भी गलत है। माने कि आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि जो एनुअल सीड्स होते हैं जिसे हम अनावृत्ति बीज बोलते हैं, अनावृत्त बीज जो होती है, बीज जो होती है वो एक्चुअली नग्न होती है, माने कि नेकेड होती है। सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी कौन सी वृक्षों में पाई जाती है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। ये अनावृत बीज जो होती है, जो नेकेड होते हैं भाई साहब, नग्न अवस्था में होते हैं, ये कौन से पौधों में पाए जाते हैं, कौन से पौधों की विशेषता है। और उसी तरह से ये जो आपको आवृत्ति बीज नजर आ रही है, आवृत्ति बीज मान की जो फलों के अंदर होती है, ये आवृत्ति बीज कौन से वृक्षों की जो है विशेषता है। सभी लोग जल्दी आंसर करेंगे जी, बहुत बढ़िया। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये जिम्नोस्पर्म है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे हम जिम्नोस्पर्म बोलेंगे, मान कि इनके नग्न अवस्था में जो है इनकी बीज होती है। और वही आवृत्ति बीजों की बात करूंगा तो वो होते हैं आपकी एंजियोस्पर्म। कौन होती है, एंजियोस्पर्म होते हैं, माने कि इनके अंदर फूल आएंगे और सुपर ऊपर ही उनके फल जो आएंगे भाई साहब, उनके फलों के अंदर उनकी बीज रहेगी। क्लियर है जी। चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, तो कल मैं क्या करूंगा, हमारी सीटेट में, DSSS में, KVS में, NVS में जितनी भी एग्जामिनेशन हुई उन सभी एग्जामिनेशंस में प्लांट किंगडम से कौन कौन से क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन में कल कराऊंगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सभी को पता है बहुत ज्यादा होती है। एक एक क्वेश्चन को फोड़कर ये पूरा टेबल आपको सामने रख दूंगा, पूरा क्लियर है, नेकेड करके। सभी लोग कल तैयार रहेंगे अपनी जबरदस्त सेशन के लिए। सभी लोग इस सेशन को लाइक तो आप जरूर करोगे, इसे शेयर भी कर दो, क्योंकि कल से हम नए अंदाज में पढ़ने वाले, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है आपको दे रहा हूं, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, ठीक है। चलो बहुत बहुत बढ़िया। और सेशन कैसे लग रहा है, और भी क्या बातें आपको पढ़ना है, कैसे करना है, अगर आपकी कोई राय है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, हम उसके ऊपर विचार जरूर करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी समय पे और भी जबरदस्त और नए तरीके से, नए ढंग से नए क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का जुड़ने के लिए, वेलकम, और कल मिलते हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।